आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 भी कह सकते हैं, रिप वैन विंकल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, एट द फुट हिल ऑफ द काट स्किल माउंटेन, मतलब यह है कि काट स्किल पहाड़ के नीचे, फुट हिल का मतलब होता है पहाड़ के नीचे, वॉज ए लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फैला नेम रिप वैन विंकल, और उसी गांव में एक बहुत ही सिंपल यानी कि साधारण, गुड नेचर्ड यानी कि अच्छे स्वभाव का, फेलो मतलब कि व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज ए काइंड नेबर, वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, और वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, उसको गांव में हर कोई पसंद करता। द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kite and shoot marbles and told them long stories. और गांव के बच्चे जब भी उसको देखते तो वो खुशी से चिल्लाने लग जाते, क्योंकि ये जो व्यक्ति था रिप वैन विंकल, ये उनके साथ में खेलता था। मतलब इस व्यक्ति ने, रिप वैन विंकल ने, उनको पतंग उड़ाना और कंचे मारना सिखाया था और साथ ही में वो उनको कहानियां भी सुनाया करता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. जो एकमात्र समस्या थी रिप के साथ में वो थी ये कि वो बहुत ही आलसी यानी कि लेजी था। He did no work on his own farm. वो अपने खुद के खेत पे कोई भी काम नहीं करता। And just idle away his time. और अपने समय को ऐसे ही बैठे बैठे बर्बाद करता रहता। His fence were falling to pieces. उसका जो बाड़ था, खेत का बाड़ था, वो टुकड़ों में गिरा पड़ा था। His cow was going astray, और उसकी जो गाय थी वो इधर उधर घूम रही थी। Weeds grew on his farm, उसके फार्म यानी कि उसके खेत में बड़ी बड़ी घास उग गई थी। Rip's constant companion was his dog, रिप का एक ही बहुत अच्छा साथी था, वो था उसका कुत्ता named Wolf, जिसका नाम था वुल्फ। To avoid work, काम से बचने के लिए, he would walk away into the forest with his dog, वो जंगल में चला जाता था अपने कुत्ते के साथ में। One day, एक दिन, Rip just walk on and on, रिप जो था वो चलता गया and reached the highest part of the mountain, और चलते चलते वो पहाड़ के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। It was late in the afternoon, अब जब वो वहां पहुंचा तब दोपहर में बहुत ही देर हो चुकी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपने इतने लंबे चढ़ाई के बाद में वो थका हुआ था। ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, वो वहीं पर लेट गया और दिन में सपने देखने लगा, मतलब सोने लगा। इट वॉज सून इवनिंग, जल्द ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच द विलेज, और उसको ऐसा आभास हुआ कि उसको गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सडनली यानी कि एकदम से, He heard a voice calling out, तभी उसने किसी को उसे पुकारते हुए या फिर एक आवाज सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, और वो आवाज बार बार उसका नाम पुकार रही थी। He looked around, उसने इधर उधर देखा, and saw a short old man, और फिर उसने एक छोटे बूढ़े आदमी को देखा, with thick hair and grizzled beard, जिसके कि मोटे मोटे बाल थे और उसकी दाढ़ी ग्रे हो गई थी, मतलब एकदम सफेद पड़ गई थी। वॉकिंग टूवर्ड हिम विद द बैरल, और वो उसके पास यानी कि रिप के पास में एक बैरल हाथ में लिए आ रहा था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और उसने रिप से ऐसा इशारा किया कि वो उसे उस बैरल को उठाने में मदद करे।
रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर। रिप ने तुरंत जो स्ट्रेंजर था मतलब जो अज्ञात व्यक्ति था उसकी तुरंत उसने सहायता करी। हु कॉट हिज हैंड टाइटली। उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस। साथ में दोनों एक जगह पर पहुंचे। वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन। जहां पर उसी की तरह कुछ और बूढ़े दिखने वाले लोग प्लेइंग नाइन पिन खेल रहे थे। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है नाइन पिन की। नाइन पिन में क्या होता है, ऐसे 9 बोतलें रखी होती हैं और आपको दूर से एक बॉल उनको खींच के मारनी होती है और आपको ऐसे बॉल मारना है कि 9 की 9 बोतलें गिर जाएं। ये गेम होता है हमारा नाइन पिन्स का। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। वो सारे ही जो बूढ़े व्यक्ति थे उन सब ने एक प्रकार से ही कपड़े पहन रखे थे और उन सभी की जो दाढ़ी थी वो बहुत ही अलग अलग आकार की और रंगों की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस। हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे लेकिन उनके चेहरे वर सीरियस एंड देयर वर साइलेंस। हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे लेकिन तब भी उनके चेहरे बहुत ही सीरियस थे और वहां पे बहुत शांति थी। दी ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स। वहां पे जो एकमात्र साउंड यानी कि एकमात्र ध्वनि थी वो सिर्फ और सिर्फ बॉल यानी कि गेंद की थी। विच एकोज इन दी माउंटेन लाइक थंडर। जो कि पहाड़ों में गूंज रही थी बिजली की तरह। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम। जैसे ही रिप और उसका साथी वहां पर पहुंचे दे स्टॉप्ड प्लेइंग। उन बूढ़े लोगों ने खेलना रोक दिया एंड स्टेयर्ड एट रिप विद ए फिक्स्ड गेज। और फिर वो रिप की तरफ घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। अब जो रिप था वो बहुत डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसके बाद जो उसका साथी था जो पहला बूढ़ा व्यक्ति था उसने उस बैरल को ग्लासेस यानी कि जो हमारी ग्लास होती है उसमें खाली करा दिया और फिर रिप से उसको पीने को कहा। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। रिप ने उसकी जो बात थी उसका पालन किया और वो डर के मारे कांप भी रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस। अब रिप पहले से ही प्यासा था इसीलिए उसने कुछ और ग्लास पी लिए एंड स्लोली फेल इनटू ए डीप स्लीप। और उसके थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में चला गया। ऑन वेकिंग अप उठने पर ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। उठने पर उसने ये पाया कि वो उस जगह पर था जहां पर उस बूढ़े आदमी से पहले उसकी मुलाकात हुई थी। ही रब हिज आइज। उसने अपनी आंखों को मला। इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग। और जब वो जागा तब बहुत ही सूरज वाली बढ़िया सी सुबह हो चुकी थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट थॉट रिप। इस पे जो रिप था इसने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं यहाँ पूरी रात सो गया। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। उसने अपने आसपास वुल्फ के लिए देखा। आपको याद होगा वुल्फ रिप के कुत्ते का नाम है। बट ही वॉज नो वेयर। लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड। और उसके बाद उसने अपने कुत्ते का नाम वुल्फ वुल्फ कह के चिल्लाया। नो डॉग वॉज सीन। लेकिन कोई भी कुत्ता देखने में नहीं आया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन। अब रिप ये सोच रहा है कि ये जो कुत्ता है ये आखिर गया तो गया कहाँ। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कुछ भुनभुनाया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। और फिर वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा अपने गांव जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज। जैसे जैसे वो गांव के करीब जाता ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। वो कई लोगों से मिला लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज। हु इज दैट मैन सेड वन। जो गांव वाले थे वो भी बड़े आश्चर्य में आकर रिप की तरफ देख रहे थे मतलब उसकी तरफ घूर रहे थे। तभी उनमें से एक ने पूछा कि वो व्यक्ति कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर। दूसरे ने कहा कि मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। तो उसने ये भी कहा कि उसके ये जो लंबी सी दाढ़ी है और उसकी जो झुर्री भरी, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियां, झुर्री भरा चेहरा है उसको देखो। ऑन हियरिंग दिस। ये सुनने पे रिप स्ट्रोक हिज चिन। रिप ने अपनी ठोड़ी को मतलब अपनी चिन को सहलाया। एंड टू हिज अस्टोनिशमेंट ही फाउंड
हिज बियर्ड हैज ग्रोन ए फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। और उसको इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ, मतलब उसके आश्चर्य में या फिर वो भौचक्का रह गया ये जानकर कि उसके जो चेहरा था उस पे 1 फुट लंबी दाढ़ी थी जो कि सफेद रंग में थी। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उस तक चल के आई एंड लुक एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए वो उसके चेहरे को देखती रही। देन शी एक्सक्लेम, उसके बाद वो एकदम से बोली, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। उसने ये कहा कि ये तो रिप वैन विंकल है, घर पे मतलब तुम्हारा फिर से घर पे स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर, तुम कहाँ पे थे इतने लंबे 20 सालों तक। तो ये है इन सब की मीनिंग। आइए मैं आपको इस पूरी स्टोरी का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो ये स्टोरी जो है ये एक छोटे से गांव की है जो कि कार्टस्किल माउंटेन के नीचे पड़ता है। वहां पे एक व्यक्ति रहता था, मतलब उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल बहुत ही साधारण और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत दयालु था और हमेशा सबकी मदद करता था। इसीलिए गांव में सब उसको बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि जो गांव के बच्चे थे वो उसको देख के खुशी में चिल्लाते, क्योंकि ये जो रिप था इसने उन बच्चों को कंचे खेलना, पतंग उड़ाना और साथ ही में लंबी लंबी कहानियां सुनाया करता था। रिप बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ में एक समस्या थी कि वो बहुत ही आलसी था। वो कभी भी अपने खेत पे काम नहीं करता। यहाँ तक कि उसके जो खेत का बाड़ा था वो भी टुकड़ों में टूटा पड़ा था कहीं पर। उसकी गाय इधर उधर भटक रही थी और खेत में लंबी लंबी घास निकली हुई थी। लेकिन जो रिप था वो बहुत ही ज्यादा लेजी था, तो वो वहां पे काम नहीं करता था। रिप का एक साथी भी था जो कि था उसका कुत्ता, जिसका नाम था वुल्फ। और काम से बचने के लिए रिप क्या करता था कि वो अपने कुत्ते को लेता था और जंगल में टहलने को चला जाता था। एक दिन की बात है, रिप जंगल में चलता गया और वो पहाड़ के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तब दोपहर में बहुत ही देर हो चुकी थी। रिप बहुत ही थक गया था, तो वो वहीं पे लेट के सोने लग गया। जल्द ही शाम हो गई और फिर वो जब उठा तो उसको ऐसा आभास हुआ कि उसको अब गांव जाते जाते रात हो जाएगी। तभी एकदम से उसको एक आवाज सुनाई दी जो कि उसका नाम पुकार रही थी। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर एक बूढ़े छोटे व्यक्ति पर पड़ी जिसके कि मोटे मोटे बाल थे और उसकी ग्रे रंग की खूब घनी दाढ़ी थी, जो कि उसकी तरफ एक बैरल हाथ में लिए आ रहा था। बैरल आप देखते हो ड्रम होता है लकड़ी का, उसको हम कहते हैं बैरल। बैरल हाथ में लिए आ रहा था। उसने रिप के पास आके ऐसा इशारा किया कि वो उसकी मदद करे। ये देख के जो रिप था उसने भी अज्ञात व्यक्ति की सहायता कर दी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों साथ में एक जगह पर आए। उस जगह पर उस छोटे आदमी की तरह कई सारे और भी बूढ़े और अजीब से आदमी थे जो कि 9 पिंस का गेम खेल रहे थे। उन सभी आदमियों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी जो दाढ़ी थी वो बहुत ही अलग अलग शेप में थी और बहुत ही अलग अलग कलर में थी। हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन उनका चेहरा बहुत ही सीरियस था और वहां पे बहुत शांति थी। वहां पे सिर्फ एक चीज की आवाज थी, वो थी बॉल की। और बॉल की जो आवाज थी वो पहाड़ों में बिजली की तरह यानी कि थंडर की तरह कड़क रही थी, या फिर कह सकते हो गूंज रही थी। जब रिप और उसका जो साथी जो कि बूढ़ा है व्यक्ति है वो वहां पे पहुंचा तो सभी लोगों ने अपना खेल खेलना छोड़ दिया और फिर वो लोग रिप की तरफ घूरने लगे। ये देख के जो रिप था वो भी थोड़ा सा डर गया। अब जो उसका साथी बूढ़ा व्यक्ति था उसने उस बैरल को कई सारे ग्लासों में डाल के खाली कर दिया और रिप को पीने को दिया। अब रिप भी थोड़ा डरा हुआ था तो उसने भी डर के मारे और डर में उसको पी लिया। और साथ ही में रिप को थोड़ी प्यास भी लगी थी तो उसने 2-3 ग्लासेस और पी ली। और 2-3 ग्लास पीने के बाद में धीरे धीरे उसको नींद आ गई और वो वहीं पे सो गया। उठने के बाद में उसने ये पाया कि वो उस जगह पर लेटा है जहां पर उसकी मुलाकात सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति से हुई। और जब वो जागा तब बहुत ही बढ़िया सी सूरज निकला हुआ था, सुबह का वक्त था। उसको देखकर रिप ने ये सोचा कि मैं कहीं यहाँ पे पूरी रात तो नहीं सोया। जागने के बाद में उसने अपने कुत्ते को जिसका नाम था वुल्फ, उसको इधर उधर ढूंढा। उसने उसको बुलाने के लिए सीटी बजाई, उसके नाम से पुकारा, लेकिन जो कुत्ता था वो उसे नहीं मिला। उसके बाद में आखिर में जो रिप था वो पहाड़ से नीचे उतरा और अपने गांव की ओर चल दिया। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो वो ये देख के बहुत ही आश्चर्य हो गया कि उसको जो लोग मिल रहे थे रास्ते में, वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। जो गांव वाले थे वो भी उसको देख के बहुत ही आश्चर्य थे।
उनमें से एक ने कहा कि ये आदमी कौन है। दूसरा मतलब जो दूसरा व्यक्ति था उसने ये कहा कि मैंने इसको कभी नहीं देखा, जरा इसकी लंबी सी दाढ़ी और इसके झुर्री भरे चेहरे को तो देखो। ये सीन पे जो रिप था उसने अपनी जो थोड़ी थी, जो अपनी चीन थी, उसको सहलाया और उसने ये पाया कि उसके 1 फुट लंबी दाढ़ी है और वो काफी मतलब कि जो कि व्हाइट है, मतलब सारी की सारी दाढ़ी सफेद है। कुछ देर बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। वो कुछ देर तक रिप को देखती रही और फिर उसने एकदम से बोला कि रिप वैन विंकल, क्या ये तुम हो? तुम्हारा वापस इस गांव में, इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताओ पुराने पड़ोसी, तुम 20 सालों से कहाँ पर थे? तो ये तो थी हमारी इस पूरे चैप्टर की स्टोरी। तो ये तो होगी इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। पहला है फन विथ न्यू वर्ड्स। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। मतलब ये कह रहा है कि नीचे हमारे कई सारे वर्ड दिए हैं, उनके सामने 3 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 3 ऑप्शंस में से जो वर्ड इस दिए हुए वर्ड की सही मीनिंग है उसको सर्कल कर दो। और इसको करने के लिए आप बुक का सॉरी डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला वर्ड है आइडल अवे। मैंने बताया था आपको कि आइडल अवे का मतलब होता है बर्बाद करना, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेस्टेड। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेस्टेड। फिर है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि लगातार हो रही हो या फिर जो कि बड़े घटे नहीं, उसी पर जितनी है उतनी ही रहे। ठीक, तो कॉफी तो नहीं होगी इसकी मीनिंग। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, ये भी नहीं होगी। हाँ, स्टडी हो सकती है। स्टडी का मतलब होता है बिना हिले डुले जैसी चीज जा रही है वैसे के वैसे ही। फिर है कंपेनियन। तो कंपेनियन का मतलब डॉग होगा? नहीं, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, कुत्ता नहीं। फिर है स्ट्रेंजर। कंपेनियन का मतलब अज्ञात भी नहीं होता है। कंपेनियन का मतलब होता है पार्टनर यानी कि साथी। फिर है रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है उसको आभास हुआ, तो इसका मतलब होगा टू अंडरस्टैंड यानी कि उसको समझ में आया। फिर है डिसेंट। तो टू नॉट सेंट ये नहीं होगा। डिसेंट का मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है नीचे उतरना। टू बी डिसेंट मतलब कि अच्छा व्यक्ति होना, ये भी मीनिंग नहीं होगी। टू मूव डाउन नीचे की ओर आना, ये होगी इसकी मीनिंग। फिर है बैरल। बैरल मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, ड्रम, वैसे ही होता है, बस ये लकड़ी का बना होता है, तो इसका होगा ए वुडन कंटेनर। और आखिरी है कंटेंट। ठीक, तो ये जो कंटेंट है ये क्या है? टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी नहीं, ये नहीं होगा। फिर है दी इंग्रेडिएंट, तो ये होगा दी इंग्रेडिएंट। कंटेंट का मतलब यही होता है इंग्रेडिएंट या फिर जो भी हमारी चीज है उसका मटेरियल। ये है रिटर्न में इन सभी के आंसर। match the word in the box with their meaning and you may take the help of the dictionary। मतलब ये है कि यहाँ पे पहले आप देखो कि एक एक लाइन दे रखी है, ठीक, और फिर ऊपर एक बॉक्स दिया है जिसमें कि 5 वर्ड दिए हैं। अब आपको क्या करना है, पहले आपको एक लाइन पढ़नी है जैसे कि नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, और फिर आपको बताना है कि इसका क्या मतलब होगा। तो पहला सेंटेंस है नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, यानी कि पहाड़ के नीचे की जगह, तो उसको हम कहते हैं फुट हिल। तो यहाँ पहले आएगा फुट हिल, यहाँ पर लिख दो नंबर 1। ठीक है, उसके बाद है विथ ग्रे हेयर्स, यानी कि ग्रे हेयर, तो ये होगा ग्रिजल्ड। ग्रिजल्ड ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। टू रब जेंटली मतलब आराम से किसी चीज को मलना, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है किसी चीज को आराम से मलना। टू बी सरप्राइज्ड बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाना, तो ये होगा एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश। और नोन टू यू ऐसा व्यक्ति जो जिसको कि आप जानते हो, या फिर ऐसी चीज जिसको कि आप जानते हो, तो वो होगी फिमिलियर। ठीक है, तो ये है इसका रिटर्न में आंसर। अगला है लेट्स राइट से वेदर दी फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये है कि नीचे ये बताओ कि दिए हुए सेंटेंस ट्रू यानी कि सही है या फिर फॉल्स यानी कि गलत है। तो पहला सेंटेंस है रिप वॉज ए काइंड टू चिल्ड्रंस, यानी कि जो रिप था वो बच्चों के प्रति बहुत ही काइंड, दयालु था, तो ये होगा ट्रू। अगला है रिप वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, मतलब रिप एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत कड़ी मेहनत करता था, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि हमने चैप्टर में साफ तौर पे ये पढ़ा है कि जो रिप था ये बहुत ही लेजी व्यक्ति था। यह है रिटर्न में इसका आंसर। अगला है द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन
वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। मतलब ये है कि जो छोटा आदमी पहाड़ पे था वो रिप का कांस्टेंट यानी कि अक्सर साथ में रहने वाला साथी था। तो इसका होगा फॉल्स क्योंकि वो उसी दिन उससे मिला था, वो उसका साथी नहीं था। रिप helped the old man on the mountain because he want to have a drink from the barrel। रिप ने उस बूढ़े आदमी की इसलिए मदद करी क्योंकि वो उस बैरल में से पीना चाहता था। तो ये भी होगा फॉल्स यानी कि गलत, उसने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मेहनत करी थी, पीने के लिए नहीं। Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain। रिप जो था वो 20 सालों तक नहीं लौटा क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर सो रहा था। तो इसी पे तो पूरी स्टोरी है, ये ऑप्शन होगा हमारा ट्रू यानी कि सही। इसके बाद है द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल अस्लीप फॉर 20 ईयर्स। मतलब कि जो ड्रिंक थी बैरल से उसको पीने से वो 20 साल तक सो गया। तो इसका आंसर भी होगा ट्रू, सही, क्योंकि यही तो हुआ था कहानी में। आखिरी है नो बडी रिकॉग्नाइज रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज। मतलब ये है कि किसी ने भी रिप को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में आया था। तो इसका होगा फॉल्स, वो आया सही गांव में था लेकिन वो खुद इतना बूढ़ा हो चुका था कि कोई उसको पहचान ही नहीं रहा था। यह है इसमें रिटर्न का आंसर। अगला है कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब नीचे जो सेंटेंस दिए हैं आपको उसको पूरा करना है। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है रिप विलेज वॉज सिचुएटेड, यानी कि जो रिप का विलेज था वो कहाँ पे स्थित था, वो था एट द फुट हिल ऑफ कार्टस्किल माउंटेन। वो कार्टस्किल जो पहाड़ है उसके नीचे स्थित था। द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज जो गांव के बच्चे थे वो उसे पसंद करते थे क्योंकि ही प्लेड विद देम, बिकॉज ही प्लेड विद देम क्योंकि वो उनके साथ में खेलता था। और साथ ही में आप लिख सकते हो ही taught them how to fly a kite or to shoot marble। he also teach them long stories। चाहो तो ये सब भी आप इसमें लिख सकते हो। इसमें आगे है खाली जगह was his constant companion। तो रिप का कौन था, मतलब कौन था जो कि रिप का एक साथी था हमेशा रहने वाला, तो वो था डॉग जिसका नाम था वुल्फ। द विलेजेस स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज जो गांव वाले थे वो उसको इसलिए घूर रहे थे क्योंकि नो वन कैन रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि कोई भी रिप को नहीं पहचान पा रहा था। द ओल्ड वुमन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज जो बूढ़ी औरत जिसने रिप को पहचाना वो थी उसकी क्या, तो वो थी उसकी नेबर यानी कि पड़ोसी। अगला है लेट्स राइट वर्क इन ए ग्रुप ऑफ 4 वेयर वर द स्ट्रेंज थिंग व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन। यानी कि उस पहाड़ पर जो लोग थे, जो आदमी थे, उनके बारे में क्या स्ट्रेंज यानी कि क्या विचित्र था वो सब नीचे लिखो। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है दे वर शॉर्ट, मतलब कि वो बहुत ही छोटे थे। दूसरा पॉइंट ये है दे वर ऑल ड्रेस्ड इन द सेम वे, उन सभी ने एक प्रकार से ही कपड़े पहन रखे थे। तीसरा पॉइंट है दे हैड बियर्ड ऑफ वेरियस कलर्स एंड शेप, और उनकी जो दाढ़ी थी वो बहुत ही अलग अलग रंग और अलग अलग शेप की थी। और फिर चौथा और आखिरी पॉइंट है दे वर प्लेइंग 9 पिन गेम्स वेरी सीरियसली, और वो जो 9 पिन गेम था वो उसको बहुत ही सीरियसली खेल रहे थे। अगला है व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप वैन विंकल। मतलब ये है कि जो व्यक्ति था रिप वैन विंकल ये किस प्रकार का इंसान था। तो इसमें पहला पॉइंट तो इन्होंने ही कर दिया है, ही वॉज ए काइंड नेबर, वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था। बाकी ये मैं कर देता हूँ आपके लिए, ही वॉज ए गुड नेचर्ड पर्सन, वो एक अच्छे स्वभाव का पर्सन यानी कि व्यक्ति था। ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत ही आलसी था। और आखिरी पॉइंट ही ऑल्सो यूज टू प्ले विथ किड्स, और वो बच्चों के साथ में खेला करता था। अगला है वोकैबुलरी बिल्डिंग, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम मेंशन इन द स्टोरी। मतलब ये है कि यहाँ पे कई सारे गेम दिए हैं, अब ये कह रहे हैं कि आपको उन गेम्स को, उन खेलों को चुनना है जिनका जिक्र इस स्टोरी यानी इस कहानी में किया गया है। तो इस कहानी में फ्लाइंग काइट्स का जिक्र किया गया है, 9 पिंस का जिक्र किया गया है और शूटिंग मार्बल्स का जिक्र किया गया है। इसके अलावा किसी और का जिक्र इस कहानी में नहीं है। तो ये मैंने लिख दिए हैं इसमें 3 गेम्स के नाम। समटाइम्स वी ज्वाइन 2 वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। मतलब ये है कि कई बार हम 2 शब्दों को साथ में मिला के एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाते हैं। पहले तो ये समझ लो कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता क्या है। देखो, डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, ठीक, मतलब किसी चीज के बारे में और बताना। और ऐसे शब्द
जो कि किसी चीज के बारे में और बताएं उनको हम कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण लिया है, रिप वॉज ए गुड नेचर्ड मैन। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि है गुड और नेचर्ड, और दोनों को साथ में लगा के इन्होंने गुड नेचर्ड बना दिया। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव का हो। ठीक है, एवरीबडी लाइक्स हिम। हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड एंड टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। मतलब ये कह रहा है कि नीचे और ऐसे कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करके जो नीचे का ये पैराग्राफ है इसको पूरा करो। तो चलो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो पहला वर्ड है लॉन्ग स्लीव। देखो जो हमारे कपड़े होते हैं, जैसे कि हमारी कोई शर्ट है जिसमें लंबी आस्तीन है, तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग स्लीव शर्ट, यानी कि लंबी आस्तीनें। अगला है हाई हील। हाई हील मतलब आपने देखा है जो लड़कियां सैंडल नहीं पहनती हैं, तो उसमें हाई हील होता है ना, इसमें हील बहुत लंबी लंबी होती है। फिर है वेल ड्रेस्ड, यानी कि अच्छे से कपड़े पहना हुआ। फिर है ओपन माउथ। ओपन माउथ का मतलब मुंह खुला का खुला रह जाना आश्चर्य में। फिर है स्वीट लुकिंग, यानी कि दिखने में बहुत ही प्यारा लगना। फिर है ऑड लुकिंग, यानी कि दिखने में थोड़ा अजीब लगना। और आखिरी है पार्ट टाइम, जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक, तो ये हमारा पैराग्राफ यहां से है। मिस्टर दास हैज खाली जगह जॉब इन ए क्लोज। मतलब इसमें आप क्या लिखोगे, मिस्टर दास की कैसी जॉब है, तो जॉब कैसी हो सकती है, पार्ट टाइम ही तो हो सकती है। तो यहाँ लिख दो मिस्टर जॉब, मिस्टर दास हैज ए पार्ट टाइम जॉब इन ए क्लोज शॉप यस्टरडे एन वुमन वॉक। मतलब कल एक, अब कैसी व्यक्ति हो सकती है, मतलब कैसी औरत हो सकती है, स्वीट लुकिंग हो सकती है, प्यारी दिखती हुई, हाँ ये कर लेंगे। लेकिन ये स्वीट लुकिंग हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे इसका काम आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑड लुकिंग, यानी कि अजीब सी दिखती हुई एक औरत आई कहाँ पे, उसकी दुकान के अंदर। इनटू द शॉप शी वॉज वियरिंग खाली जगह शूज। उसने पहन रखे थे जूते। जूते, अब देखो जूतों से जुड़ी हुई एक चीज है, जूतों से जुड़ा हुआ कौन सा वर्ड हो सकता है, वो हो सकता है हाई हील, यानी कि लंबी हील वाले। ठीक है, तो यहाँ आएगा हाई हील। ए खाली जगह डॉग विथ हिम, उसके साथ में एक कुत्ता था। कैसा कुत्ता था, तो यहाँ भर दो स्वीट लुकिंग, यानी कि प्यारा सा दिखने वाला एक कुत्ता था। आई वॉन्ट खाली जगह शर्ट। अब देखो शर्ट की बात की जा रही है, मैंने आपको कहा था शर्ट माने की लॉन्ग स्लीव, यानी लंबी आस्तीन वाली शर्ट। तो यहाँ आएगा लॉन्ग स्लीव शर्ट। फॉर माई डॉग प्लीज शी सेड, फॉर योर डॉग आस्क मिस्टर दास खाली जगह इन सरप्राइज। इन सरप्राइज यानी कि आश्चर्य में पूछ रहे हैं। और आश्चर्य के लिए मैंने कहा था कौन सा वर्ड होगा, वो होगा ओपन माउथेड। ओपन माउथेड, ठीक है। यस रिप्लाइड द वुमेन, ये सुन के जो औरत थी उसने जवाब दिया हाँ। आई वॉन्ट हिम टू बी खाली जगह फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। तो इसमें क्या हो सकता है, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट कहाँ गया, हाँ ये था, आई वॉन्ट हिम टू बी खाली जगह, तो आई वॉन्ट हिम टू वेल ड्रेस हो सकता है। आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी अगली पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे से ड्रेस हो। ठीक, तो ये हो गया हमारे रिटर्न में इन सभी का आंसर। अगला है साइलेंट लेटर। व्हाट इज कॉमन इन दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब ये कह रहा है कि नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उसमें कॉमन क्या है। जैसे कि पहले में आप देख रहे हो इन्होंने जो के वर्ड था उसको हाईलाइट कर दिया, मतलब कि इसमें के वर्ड कॉमन है। दूसरे वाले में इसमें जी है, इसमें जी है, इसमें जी है, इसमें जी है, इसमें जी वर्ड कॉमन है। और लास्ट वाले में एच 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 एच, इन सभी में एच कॉमन है। ठीक, तो ये तीन तो हमारे हो गए। अब ये कह रहा है ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट वर्ड्स। मतलब ये है कि अब हमको और साइलेंट वर्ड बनाने की कोशिश करनी होगी। जैसे कि पहला वर्ड हमारा लिखा है नैट, ठीक, लिखा तो ये गनैट है लेकिन इसको हम पढ़ते नैट है। ऐसे ही मैंने दो और साइलेंट वर्ड बना दिए हैं जिनमें कि जी साइलेंट के तौर पे यूज होता है, वो है नैश और कंपेनियन। ठीक है, नैश और कंपेनियन, इन दोनों में जी तो है लेकिन ये साइलेंट है। इसी तरीके से टंग, टंग में यू ई आप देख रहे हो, इसका यूज नहीं है। इसी तरीके से डायलॉग, डायलॉग में यू ई भी साइलेंट है। ऐसे ही इंट्रीग, इंट्रीग में भी यू ई साइलेंट है। फिर है चौक, चौक में एल साइलेंट है। ऐसे ही वॉक में एल साइलेंट है और टॉक में एल साइलेंट है। और लास्ट वाला है विसिल, विसिल में टी साइलेंट है। ऐसी रेसलस में टी साइलेंट है और क्रिसमस में भी टी साइलेंट है। रीड दी टू पैराग्राफ गिवन बिलो। मतलब ये कह रहा है कि नीचे हमारे दो पैराग्राफ दिए हैं उनको पढ़ लो। माई मदर
ऑलवेज अवेक बिफोर एनीवन एल्स इन माई फैमिली। मतलब मेरी जो माँ है वो घर में सबसे पहले उठ जाती हैं। आई यूजली वेक अप आफ्टर 6 o'clock। मैं अक्सर 6 बजे के बाद में उठती हूँ। आई लोल अराउंड लेजली फॉर फ्यू मिनट्स। मैं कुछ देर देर तक आलस के मारे इधर उधर मतलब बिस्तर पे लौटती रहती हूँ। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर द स्कूल। और फिर मैं उठ जाती हूँ और स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। एट दी बेड टाइम मतलब रात में सोने से पहले आई रीड ए स्टोरी बुक। मैं एक कहानी किताब पढ़ती हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन। और जब उसको पढ़ते पढ़ते मुझे थकावट होती है तो मैं लेट जाती हूँ। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली। और जल्द ही सोने लग जाती हूँ। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल। और मुझे सोने में कोई भी समय नहीं लगता, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये तो हमने पढ़ लिए ये दो पैराग्राफ। इसका मैं आपको थोड़ा मतलब बता देता हूँ। इसमें ये कह रहा है मतलब जो बच्ची वो ये कह रही है कि मेरी माँ सबसे पहले घर में उठ जाती है। मैं यही कोई तकरीबन 6 बजे के बाद में उठती हूँ। उठने के बाद मैं थोड़ी देर इधर उधर आलस में मतलब करवटें बदलती रहती हूँ, लेटती रहती हूँ। लेकिन फिर मैं उठ जाती हूँ और तैयार होकर स्कूल चली जाती हूँ। रात में सोने से पहले मैं एक स्टोरी बुक यानी कि कहानी की किताब पढ़ती हूँ। और फिर जब मैं थक जाती हूँ उसे पढ़ते पढ़ते तो मैं लेट के सो जाती हूँ। और मुझे सोने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक, अब इसमें नीचे हमारे क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। नाउ फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। मतलब ये है कि अब जो आपको ऊपर पैराग्राफ दिख रहा है उसमें आपको अपोजिट वर्ड ढूंढ के नीचे लिखने होंगे और नीचे की जो टेबल है उसको पूरा करना होगा। जैसे कि पहला वर्ड था अवेक, तो उसका अपोजिट होता है अस्लीप, क्योंकि अवेक का मतलब होता है जगना और अस्लीप का मतलब होता है सोना, जो कि हमारे इस पैराग्राफ में भी है। फिर है वेक अप यानी कि उठ जाओ। तो उठ जाओ का उल्टा क्या होगा? गो टू स्लीप यानी कि सोने जाओ। इसी तरीके से गेट अप यानी कि खड़े हो जाओ। तो इसका होगा लाई डाउन मतलब कि लेट जाओ। और ऐसे ही आखिरी हमारा लेजली। तो लेजली का अपोजिट होगा क्विकली। लेजली का मतलब क्या होता है? आराम से, धीरे धीरे, आलस में आके। और क्विकली का मतलब होता है तुरंत, फुर्ती से, बिना आलस के। ठीक, तो ये हो गए इनके आंसर्स। फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी वर्ड इन दी प्रीवियस क्वेश्चन। मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो वर्ड पढ़े हैं हमको इनकी मदद से जो आगे की जगह है फिल इन द ब्लैंक्स की उसको भरना होगा। जैसे कि सबसे पहले है खाली जगह एंड खाली जगह क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल। मतलब ये है कि आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। क्यों लेट होगे? क्योंकि आप अब तक जागे नहीं हो, यू डिडंट वेक अप। और आप अब तक उठे नहीं हो, यू डिडंट गेट अप। मतलब यहाँ पे आप भरो वेक अप एंड गेट अप क्विकली यू विल लेट फॉर द स्कूल। मतलब ये है कि जल्दी से जाग जाओ और उठ के बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें स्कूल जाने में बहुत ही देरी हो जाएगी। शिश द बेबी इज खाली जगह डोंट मेक साउंड और शी विल खाली जगह। मतलब ये है कि शिश शांत रहो, बेबी क्या कर रहा होगा? तभी शांत रहने की बात कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा है वो सो रहा होगा। ठीक, तभी तो माँ बाप कहते हैं ना कि सो रहा है बच्चा उसको जगाओ नहीं तो रोएगा, बहुत आवाज करेगा। तो वही चीज है, बच्चा जो है वो सो रहा है, यानी कि यहाँ आएगा अस्लीप। डोंट मेक साउंड और शी सेल, मतलब कोई भी आवाज मत करो नहीं तो वो जाग जाएगी, यानी कि शी विल वेक अप। आर यू स्टिल खाली जगह यू शुड बी खाली जगह नाउ और यू विल एबल टू खाली जगह इन ए मॉर्निंग ऑफ द स्कूल। इसमें तीन जगह दी हैं। पहला है आर यू स्टिल अवेक, पूछ रहा है क्या तुम अभी जागे हुए हो। यू शुड बी अस्लीप, तुम्हें अभी सो रहा होना चाहिए। नाउ और यू विल नॉट एबल टू गेट अप, अभी सो जाओ नहीं तो तुम उठने में असमर्थ रहोगे। इन दी मॉर्निंग फॉर द स्कूल, सवेरे सवेरे स्कूल के लिए। लेट्स टॉक लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रिप वॉज अवे। मतलब ये है कि गांव में काफी सारी चीजें हुई होंगी जब रिप गांव में नहीं था। इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट रिप्स आफ्टर 20 ईयर। कल्पना करो कि आप वो पड़ोसी हो जो कि रिप से 20 साल बाद मिल रहा है। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, उसमें मतलब आपकी क्लास में एक बच्चे को रिप का अभिनय करना होगा। टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैपेंड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट। और फिर आपको रिप को वो सारी बातें बतानी होगी जो कि उसके जाने के बाद में हुआ। टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली, इस बात में मतलब इस बारे में उसको बताओ कि उसके परिवार के साथ में क्या हुआ। टू हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के साथ में क्या हुआ। टू अदर विलेजेस,
दूसरे गांव वालों के साथ में क्या हुआ, टू दी चिल्ड्रंस ही प्लेड विथ, उन बच्चों के साथ में क्या हुआ जो कि जिनके साथ में वो खेला करता था, द चेंजेस इन दी विलेज एक्सेट्रा, और गांव में जो बदलाव आए हैं उस पर बात करो, और इत्यादि। योर टीचर विल गाइड यू, और साथ ही में ये कह रहा है कि आपके जो अध्यापक हैं वो आपको इस एक्टिविटी में सहायता करेंगे। यू मे स्टार्ट दिस वे, आप जो बातचीत है उसकी शुरुआत इससे कर सकते हो। गेस व्हाट हैपन ऑन द डे यू लेफ्ट व्हेन यू डिडंट कम होम इन इवनिंग योर वाइफ, मतलब ये है कि ऐसा अंदाजा लगाओ रिप, क्या हुआ, मतलब उस दिन क्या हुआ जिस दिन तुम चले गए थे यहाँ से, मतलब तुम शाम को वापस नहीं आए, तो उस दिन तुम्हारी पत्नी, इसके आगे की स्टोरी आपको खुद से इसमें जोड़नी है। रीड द स्पीच बबल, हु वॉक टू स्कूल मोस्ट ऑफन पुट देम इन दी ऑर्डर, मतलब नीचे ये कह रहा है कि हमारे स्पीच बबल दे रखे हैं, इसमें कई सारे लोगों के डायलॉग लिखे हैं, आपको इन डायलॉग को पढ़ना है और फिर उसको क्रम में लगाना है। किस हिसाब से क्रम होना चाहिए, क्रम इस हिसाब से होना चाहिए कि कौन ज्यादा स्कूल चल के आता है। तो पहले जो डायलॉग है वो है अनु का, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ चल के आने के ऊपर सबको लगाना है ऑर्डर में। जॉन कह रहा है आई नेवर वॉक टू स्कूल, मतलब मैं कभी चल के नहीं आता हूँ। अर्जुन कह रहा है आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, मतलब मैं हमेशा चल के आता हूँ। मिनी कह रही है आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल, मैं कभी कभार चल के आती हूँ। और नाजिम कह रहा है आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, मतलब मैं अक्सर चल के आता हूँ। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा चल के कौन स्कूल आता है, तो वो है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कह रहा है आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, तो ये होगा नंबर 1। ठीक है, आई ऑलवेज मतलब मैं हमेशा चल के आता हूं। ठीक है, मैं हमेशा चल के आता हूं। इसके बाद होगा नाजिम का, क्योंकि नाजिम कह रहा है आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, मतलब मैं अक्सर चल के आता हूं, मतलब मैं अक्सर पैदल चल के स्कूल आता हूं। फिर इसके बाद में आप लिख सकते हो मिनी का, आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल, मैं कभी कभी स्कूल चल के आती हूँ। फिर इसमें आप अनु का लिख सकते हो आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, मतलब मैं अक्सर चल के स्कूल नहीं आता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 4। और आखिरी होगा जॉन का, क्योंकि ये कह रहा है आई नेवर वॉक टू स्कूल, मतलब मैं कभी भी पैदल चल के स्कूल नहीं आता हूं। तो ये होगा लास्ट। ये है रिटर्न में। इसके बाद में अगला है राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, डू यू प्ले इन दी पार्क, गो टू बेड लेट, फर्स्ट ओवर फूड, स्टडी हार्ड एक्सेट्रा। अब देखो हमने अब तक रिप के बारे में इस पूरी स्टोरी में पढ़ा है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो रिप के ऊपर नहीं बल्कि आपके ऊपर है, यानी कि आप बच्चों के ऊपर हैं। इसमें ये पहला सवाल ये पूछा है कि अब आपको अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस करना होगा, मतलब अपने बारे में कुछ लिखना होगा। जैसे कि क्या आप पार्क में खेलने जाते हो, क्या आप देर से बेड पे जाते हो सोने के लिए, क्या आप खाने के ऊपर बहस करते हो, या फिर अच्छी पढ़ाई करते हो, कड़ी पढ़ाई करते हो, इन सब के ऊपर आपको नीचे लिखना होगा। और आप लिखने को ऐसे लिख सकते हो आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, मतलब मैं अपने काम को साफ तौर से करता हूँ। ठीक, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आई रियली गो आउट टू प्ले, मैं बहुत ही कम बाहर जाता हूँ खेलने के लिए। आप इस तरीके से भी इसमें सेंटेंस लिख सकते हो। चलो मैं एक लिख के आपको दिखा देता हूँ। आई, ये आई है, ठीक है, रियली गो आउट टू प्ले, आई रियली गो आउट टू प्ले, इस तरीके से आप इसमें सेंटेंस बना के लिख सकते हो। यूज यूज दी फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, मतलब नीचे हमारे कुछ क्लू दिए हैं, वो हैं क्लू ये सारे, इनका इस्तेमाल करके ये जो नीचे की एक्सरसाइज है आपको इसको कंप्लीट करना है। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन दी लास्ट 3 years, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको किन्हीं 3 नई चीजों के बारे में लिखना है जो कि आपने पिछले 3 साल में करी हो। तो जो भी नई 3 चीजें आपने करी हैं उनके बारे में यहाँ पे लिख दो। और दूसरे में इसमें कह रहा है राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन दी लास्ट 3 years, और आपको 3 उन चीजों के बारे में लिखना है जो कि आपने पिछले 3 सालों में नहीं करी हो, मतलब ऊपर वो चीजें लिखनी है जो कि आपने नई चीजें करी हैं पिछले 3 साल में, नीचे वाले में आपको उन चीजों को लिखना है जो कि आपने 3 सालों में नहीं किया हो। ठीक है,
तो ये है हमारी दोनों एक्सरसाइज, और इनको पूरा करने के लिए आप ये जो हमारे ऊपर क्लू दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये था हमारे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।